yet another video of learning science with history. In my last video, I taught about the nutrition part of life processes, and I also taught that there are four basic life processes which occurs in a living organism, that is nutrition, respiration, transportation and excretion. So in this video, we are going to learn about the respiration part of life processes. So without any further delay, let's get started with this video. And if you have not watched the nutrition part yet, then I'm attaching that link in the description box. Go and watch out for more clarity. Okay, so what basically is respiration? So हमने लास्ट वीडियो में ये देखा था कि जो फूड होता है वो प्रॉपरली जब हम इनटेक करते हैं उसके बाद उस फूड का प्रॉपरली डाइजेशन होता है, अब्जॉर्प्शन होता है एंड अल्टीमेटली अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल जो है वो हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं थ्रू रेक्टम एंड एनस. नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू सी दैट हाउ इज़ द एनर्जी प्रोड्यूस ड्यूरिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ अवर बॉडी फ्रॉम दैट डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल. उस डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल से अल्टीमेटली एनर्जी का प्रोडक्शन किस तरीके से होता है. सो रेस्पिरेशन वही प्रोसेस है जिसके थ्रू उस डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल से, उस अब्जॉर्ब फूड पार्टिकल से एनर्जी का प्रोडक्शन होता है एंड इट ऑल्सो इन्वॉल्व्स द इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड रिलीज ऑफ CO2. So respiration is a process in a living organism which involves the production of energy, typically with the intake of oxygen and release of CO2 from the oxidation of complex organic substances. So complex organic substances यहाँ पे जो हैं उन्हें एज एग्जाम्पल एक ग्लूकोज ले सकते हैं कि जो ग्लूकोज है इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस जिसको हम यहाँ पे सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं. अल्टीमेटली जो है वो CO2 का प्रोडक्शन होता है, एनर्जी का प्रोडक्शन होता है एंड H2O का प्रोडक्शन होता है. सो हम लोग रेस्पिरेशन को ये भी बोल सकते हैं दैट इट इज़ अपोजिट ऑफ फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि हम CO2 H2O के हेल्प से ऑक्सीजन ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन का. बट यहाँ पे उसके अपोजिट है, यहाँ पे हम ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करते हैं, उसको CO2 H2O एंड एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं ताकि हमारे बॉडी को प्रॉपर एनर्जी मिल पाए लाइफ प्रोसेसेस को कैरी आउट करने के लिए, बेसिक फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए. लाइक जो हम कभी भी कोई फूड लेते हैं सो इट गेट कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज. ग्लूकोज अल्टीमेटली लास्ट फॉर्म होता है डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल का. सो ग्लूकोज से जो एनर्जी है, अगर हम सपोज कोई रन कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, सो ऑब्वियसली वी नीड एनर्जी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. सो वो एनर्जी हमें मिलती कैसे है. सो रेस्पिरेशन एक वो प्रोसेस है जिससे प्रॉपर एनर्जी का प्रोडक्शन होता है डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल से, ग्लूकोज से. सो इट इन्वॉल्व्स टू प्रोसेसेस दैट इज गैसियस एक्सचेंज and the breakdown of simple food like glucose. What does gaseous exchange means here? So gaseous exchange basically क्या है, ऑक्सीजन का intake and CO2 का release. So ऑक्सीजन का intake and CO2 का release. ऑक्सीजन का intake इसलिए because जब हम ग्लूकोज का breakdown करते हैं obviously we need oxygen, and जब उसका breakdown हो जाता है then the CO2 is produced which is then excreted out from our body. Okay, and it also involves the breakdown of simple food like glucose. Now let us begin with the breakdown of glucose. So it occurs by various pathways. सबसे पहले क्या होता है कि जो ग्लूकोज है that is C6H12O6 it gets converted into pyruvic acid and energy in the cytoplasm. Okay, cytoplasm में सबसे पहले जो ग्लूकोज का है वो कन्वर्जन हो जाता है in the pyruvic acid and energy. इसके बाद there are three parts. First part is which occurs in the absence of O2. Second part is when the oxygen supply is insufficient. And then the third part जिसमें प्रेजेंस है ऑक्सीजन का. ओके, सो इन तीनों केस में थ्री डिफरेंट प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड. सो इन द वेरी फर्स्ट केस ethanol plus CO2 plus energy is formed. So this whole process is known as fermentation. Now you will ask that what is fermentation?
So fermentation is basically a process in which there is conversion of pyruvic acid into ethanol, CO2 and energy with the help of yeast. Okay, तो सबसे पहले क्या हुआ कि सिसिक एस्टर ओसिक जो है वो साइटोप्लाज्म में आया. In the cytoplasm it got converted into pyruvic acid and energy, and then there are three different pathways जिसमें three different products बनेंगे. सबसे पहले ऑक्सीजन के एब्सेंस में इथानॉल प्लस CO2 प्लस एनर्जी बना. इस प्रोसेस को हम लोग फर्मेंटेशन बोलते हैं. फर्मेंटेशन बेसिकली वो प्रोसेस है जिसमें पायरुविक एसिड जो है इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू इथानॉल, CO2 एंड एनर्जी विद द हेल्प ऑफ ईस्ट. ईस्ट की मदद से इसमें कन्वर्जन हो जाता है. ओके, ठीक है. एंड देन द सेकेंड पार्ट में द प्रोडक्ट विल बी lactic acid plus energy will be formed in all the parts because respiration में energy is produced definitely because it is a process which involves the formation of energy. This lactic acid causes muscle fatigue which occurs after rigorous exercise. So in the second part, when the oxygen supply is insufficient, जब ऑक्सीजन सप्लाई प्रॉपरली हमारे बॉडी को नहीं मिल रहा है तो उस केस में जो पायरुविक एसिड है इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी विल बी फॉर्म्ड एनी हाउ. एंड इन दिस केस इफ लैक्टिक एसिड गेट एक्यूमुलेटेड इन आवर मसल देन इट कॉजेज मसल फैटिग विच अकर्स आफ्टर द रेगुलर एक्सरसाइज. सपोज हमने अभी जस्ट कोई एक्सरसाइज किया है, वी हैव जस्ट कम फ्रॉम जिम, देन वी माइट गेट मसल फटीग बिकॉज ऑफ द एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड. ओके, now in the last part, when everything is sufficient, when there is oxygen present in our muscles properly, then CO2 plus H2O plus energy is formed. So this is the real process of respiration which occurs in the presence of oxygen and then proper carbon dioxide, water and energy is formed. Okay, so सबसे पहले C6H12O6 cytoplasm में आया, it get converted into pyruvic acid and energy. Then there are three different pathways. First, which occurs in the absence of oxygen, then it forms ethanol, CO2 and energy. This process is known as fermentation. Fermentation is nothing, it is the conversion of pyruvic acid into ethanol, CO2 and energy with the help of yeast. Then the second process occurs in the when the oxygen supply is insufficient. In this, the pyruvic acid get converted into lactic acid and energy. Lactic acid when get accumulated in our muscle, it causes muscle fatigue which occurs after rigorous exercise. And in the last, when the oxygen supply was sufficient and oxygen was present, then the proper conversion was into carbon dioxide, water and energy. So this was all about the breakdown of glucose which occurs by three pathway: one in the absence of oxygen, one when the oxygen supply is insufficient, and one when the oxygen was properly present in our muscle tissues. Okay, now let us move on to the types of respiration. So there are basically now let us move on to the types of respiration. So there are basically two types of respiration. First is aerobic and another is anaerobic. So as the name suggests, aerobic respiration, it occurs in the presence of oxygen. It occurs in the presence of oxygen. So उस तरीके का रेस्पिरेशन जो कि सिर्फ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, जैसे कि हमने लास्ट टाइम देखा था कि जो ग्लूकोज का कन्वर्जन था वो प्रॉपर CO2H2 एंड एनर्जी में हुआ इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. सो दैट इज एग्जाम्पल ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन. ओके, सो दिस respiration occurs in mitochondria. This kind of respiration occurs in mitochondria. End product are CO2 and H2O
And in this type of respiration, more energy is released. That is 38 molecules of ATP are released in aerobic type of respiration. Okay, so let us discuss aerobic respiration in brief. Aerobic respiration basically उस तरीके का respiration है जो कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है. ये respiration जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है. जैसे कि हमने लास्ट टाइम देखा, जो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन था वो प्रॉपरली ऑक्सीजन के प्रेजेंस में CO2 H2 और एनर्जी में कन्वर्ट हुआ. सो उसको हम एज एग्जाम्पल ले सकते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन के. एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है कि ज़्यादा अमाउंट ऑफ में एनर्जी प्रोड्यूस होता है, जैसे कि 38 मॉलिक्यूल ऑफ ATP is produced in the aerobic respiration. Now in anaerobic respiration, as the name suggests, it is just opposite to the aerobic one. It occurs in the absence of oxygen. Occurs in cytoplasm. And end product are lactic acid and alcohol. Here less amount of energy is released. That is only 2 molecules of ATP. So एनारोबिक रेस्पिरेशन बेसिकली उस तरीके का रेस्पिरेशन है जो कि ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है. जैसे कि हमने लास्ट में डिस्कस किया था ग्लूकोज के पाथवे में कि अगर एब्सेंस हो ऑक्सीजन का, देन द ग्लूकोज गेट कन्वर्टेड इनटू पायरुविक एसिड, गेट कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड और अल्कोहल, जो हमने फर्मेंटेशन का एग्जाम्पल दिया था. तो फर्मेंटेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन. इसमें जो एनर्जी का प्रोडक्शन है वो बहुत ही कम अमाउंट में होता है. दैट इज ओनली 2 ATP. इट इज़ वेरी लेस एज कंपेरिजन टू द एरोबिक रेस्पिरेशन. एरोबिक रेस्पिरेशन में 38 ATP मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होता है, जबकि यहाँ पे ओनली 2 ATP मॉलिक्यूल आर प्रोड्यूस. सो दिस कैन ऑल्सो बी टेकन एज अ डिफरेंस बिटवीन द एरोबिक एंड द एनारोबिक रेस्पिरेशन. एंड दिस इज अ वेरी कॉमन एग्जाम्पल, कॉमन क्वेश्चन विच कैन बी आस्क्ड इन योर बोर्ड. सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, difference between the aerobic and the anaerobic respiration. Okay, now let us move on to the human respiratory system. किस तरीके से जो एयर का पैसेज है वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में होता है. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल द एयर एंटर्स इनटू आवर नॉस्ट्रिल. फर्स्ट ऑफ ऑल जो एयर है वो हमारे नॉस्ट्रिल से एंटर होता है. देन इट गोज टू द नेजल पैसेज. Then into the nasal cavity. Pharynx, larynx, then into the trachea, bronchi, lungs, then into the terminal bronchioles, alveoli, and ultimately into our blood capillaries. So this whole passage is very important for your boards. So let us discuss this in brief. Okay, so first of all, the air enters the body through the mouth or the nose, then it quickly moves to the nasal passage, nasal cavity, and ultimately to the pharynx also known as the throat, and then to our voice box, that is larynx, also known as voice box.
एंड फ्रॉम हेयर इट एंटर्स इनटू द ट्रैकिया. एयर सबसे पहले आया नॉस्ट्रिल के थ्रू, देन वो अल्टीमेटली नेजल पैसेज में गया, नेजल कैविटी में गया, फिर तुरंत फेरिंग्स में गया जो कि हमारा थ्रोट होता है, एंड लेरिंग्स में गया, दैट इज द वॉइस बॉक्स. एंड देन द एयर एंटर्स इनटू द ट्रैकिया, दैट इज द विंड पाइप. इट इज ऑल्सो नोन एज विंड पाइप. And this trachea branches into the left and right bronchi. Here you can see in the picture also that first of all the air will enter in from our nostril, then it goes into the nasal cavity, nasal passage, pharynx, larynx, and then ultimately into the trachea, which branches into two bronchi, one left and one right. These bronchi are further divided into smaller branches. This is divided into smaller branches. These branches are called as bronchioles. These branches are called as bronchioles. The smallest bronchioles in tiny air sacs. So these are the smallest bronchioles, and this is known as alveoli. These tiny air sacs are known as alveoli, which inflates during inhalation and deflates during exhalation. So these alveoli, it inflates during inhalation और inspiration of air. जब हम सांस लेते हैं तब ये alveoli जो है वो inflate कर जाता है, जब हम सांस छोड़ते हैं then it deflates. Okay, so ये और basically जो gaseous exchange होता है CO2 and oxygen का, it occurs in this alveoli. Gas exchange basically is the delivery of oxygen from the lungs to the bloodstream. यानी कि किस तरीके से जो हमारा ऑक्सीजन है वो हमारे लंग्स से प्रॉपरली हमारे सारे ब्लड स्ट्रीम तक पहुंच रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गैसेस एक्सचेंज बोलते हैं. गैसेस एक्सचेंज में क्या होता है कि ऑक्सीजन का डिलीवरी होता है फ्रॉम द लंग्स इनटू द ब्लड स्ट्रीम, एंड CO2 का एलिमिनेशन होता है फ्रॉम आवर ब्लड्स. यानी कि प्रॉपर डीऑक्सीजनेशन एंड ऑक्सीजनेशन होता है ब्लड का, यानी कि इम्प्योर ब्लड को हम लोग प्योर ब्लड में कन्वर्ट करते हैं, उसको ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं एंड CO2 उसमें से रिलीज करवा देते हैं. ठीक है. So basically this process gaseous exchange occurs in alveoli, and यहाँ से क्या होता है कि there are network of tiny blood vessels, ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं एल्वियोलाई के पास. ये एल्वियोलाई के पास ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं जो कि वॉल एल्वियोली के वॉल्स में अटैच्ड होती हैं. ठीक है. These walls of alveoli actually share a membrane. So these walls जो होती हैं alveoli की, ये actually जो है एक membrane share करती हैं capillaries के साथ, जिसमें ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो होते हैं वो ब्लड स्ट्रीम में ऑक्सीजन का प्रॉपर इनटेक हो जाता है और CO2 का प्रॉपरली रिलीज हो जाता है. ओके, सो दिस इज़ द होल प्रोसेस. उसके बाद क्या होता है कि जो वॉल्स होती हैं एल्वियोलाई की ब्लड कैपिलरी से तो ये अटैच रहती हैं, तो यहाँ से क्या होता है कि ऑक्सीजन का जो है वो रिलीज, ऑक्सीजन जो है वो हमारे ब्लड स्ट्रीम तक पहुँच जाता है एंड अल्टीमेटली CO2 का क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है. सो लेट अस डिस्कस दिस इन ब्रीफ वंस अगेन. सबसे पहले जो है ऑक्सीजन का एंट्री होता है हमारे नेसल नॉस्ट्रिल के थ्रू, देन इट गोज इनटू द नेसल पैसेज, देन इन द नेसल कैविटी, एंड देन अल्टीमेटली इनटू द pharynx and the larynx. Pharynx is the throat, larynx is the voice box also known as, then it goes into the trachea. Trachea is also known as windpipe, and then this trachea branches into the left and the right bronchi. लेफ्ट एंड राइट ब्रोंकाई में ये डिवाइड हो जाता है कि लेफ्ट एंड राइट ब्रोंकाई जो है ये फर्दर जो है बहुत सारी ब्रांचेस में डिवाइडेड रहती हैं. इन ब्रांचेस को हम लोग ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं. ब्रांचेस के एंड पे टाइनी बलून लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको बोलते हैं एल्वियोलाई. ये एल्वियोलाई जो है वो गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं. गैसेस एक्सचेंज का मतलब ये है कि जो प्रॉपर ऑक्सीजन रिच एयर है उसको हम लोग सप्लाई, ऑक्सीजन रिच एयर को सप्लाई करते हैं ब्लड स्ट्रीम में एंड CO2 को अल्टीमेटली यहाँ से रिलीज करते हैं. सो इट अकर्स इन द एल्वियोलाई एंड अल्टीमेटली जो ऑक्सीजन रिच ब्लड, ऑक्सीजन रिच एयर जो है वो ब्लड कैपिलरीज में यहाँ से अब्जॉर्ब हो जाता है एल्वियोलाई के मेम्ब्रेन के थ्रू. ओके, सो दिस वाज द होल ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रोसेस. नाउ लेट अस मूव ऑन टू द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग. सो देयर आर टू बेसिक वेज ऑफ ब्रीदिंग, जैसे कि अभी तक मैंने बहुत बार मेंशन कर चुकी हूँ, दैट इज़ इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन. नाम से ही पता चल रहा है, इनहेलेशन यानी कि इनहेल करना एंड एक्सहेलेशन यानी कि एक्सहेल करना, यानी कि प्रॉपर इनटेक ऑक्सीजन का एंड रिमूवल CO2 का, ये होता है इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन. ओके, सो इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन में हमारे बॉडी में क्या क्या चेंजेस हम आती है, स्पेशली हमारे लंग्स थोरैसिक कैविटी में क्या क्या चेंजेस आती है वो हम यहाँ पे देखेंगे. तो सबसे पहले ड्यूरिंग इनहेलेशन thoracic cavity expands. So here in this picture you can see that air is entering the lung.
air is entering the lungs, so obviously the thoracic cavity will expand. Okay, air is entering the lungs, so the thoracic cavity will expand. Then the ribs, then our ribs will lift up. These ribs, these will lift up. The diaphragm becomes flat in shape. You can see here in the picture that diaphragm has become flat in shape. So when we inhale air, then our thoracic cavity expands, our ribs lift up, and the diaphragm becomes flat. And the volume of lungs increases. Okay, so these are the whole events which are occurring when we inhale or inspire air. जैसे ही हम एयर को इंस्पायर करते हैं तो सबसे पहले जैसे ही एयर का एंट्री होता है लंग्स में, तो हमारा थोरेसिक कैविटी जो है वो एक्सपैंड करेगा. अगर थोरेसिक कैविटी एक्सपैंड करेगा तो अल्टीमेटली जो हमारा रिब्स है वो भी ऊपर की तरफ मूव हो जाएगा और हमारा डायफ्राम जो है वो फ्लैट हो जाएगा. ओके, सो दीज आर ऑल द प्रोसेसेस विच अकर्स इन इनहेलेशन. एंड अगर अल्टीमेटली हम एयर को इनहेल कर रहे हैं तो ऑब्वियसली द वॉल्यूम ऑफ लंग्स विल इंक्रीज. ओके, सो दीज आर ऑल द इवेंट्स विच अकर ड्यूरिंग इनहेलेशन. And the similar to that, एक्सलेशन विल में समय अपोजिट हो जाएगा. जैसे कि यहाँ पे क्या हो रहा था कि थोरेसिक कैविटी एक्सपैंड हो रहा था. एक्सलेशन का मतलब क्या होता है कि एयर को निकालना. एयर को इनहेल करना जो है वो इनहेलेशन है. एयर को एक्सहेल करना यानी कि निकालना छोड़ना जो है वो एक्सलेशन है. ओके, सो इसमें थोरेसिक कैविटी एक्सपैंड कर रहा है, तो यहाँ पे थोरेसिक कैविटी विल कॉन्ट्रैक्ट. Thoracic cavity will contract because air will move out from our lung. Air is moving out. Obviously when the air will move out from our lungs, तो क्या होगा कि thoracic cavity contract होगा. एंड जैसे ही thoracic cavity contract होगा तो अल्टीमेटली जो वॉल्यूम है लंग्स का, वॉल्यूम ऑफ लंग्स विल डिक्रीज. वॉल्यूम ऑफ लंग्स विल डिक्रीज. रिब्स जो हैं वो अपने नॉर्मल साइज में आ जाएंगे. एंड डायफ्राम बिकम्स डोम शेप्ड. तो जैसे ही हम एक्सहेल करते हैं तो डायफ्राम कैसा हो रहा है, डोम शेप का हो रहा है. एक आर्क का फॉर्मेशन हो रहा है डायफ्राम में. ओके, सो प्रॉपरली इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन को एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन करती हूँ. सो बेसिकली इनहेलेशन में ये होता है कि जैसे ही हम इनहेल करते हैं एयर को, जैसे ही हम एयर को लेते हैं अपने अंदर, तो थोरेसिक कैविटी क्या होगा, एक्सपैंड होगा. ऑब्वियसली व्हेन द एयर विल एंटर इनटू आवर लंग्स द थोरेसिक कैविटी विल एक्सपैंड. जैसे ही थोरेसिक कैविटी एक्सपैंड होगा हमारे लंग्स का वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा. अगर हम एयर को एंटर कर रहे हैं हमारे लंग्स में तो ऑब्वियसली द रिब्स विल ऑल्सो लिफ्ट अप. रिब्स ऊपर की तरफ खिंच जाएंगी एंड देन डायफ्राम बिकम्स फ्लैट. ओके, एंड इसके अपोजिट हो जाएगा एक्सहेलेशन में. थोरेसिक कैविटी वाज एक्सपैंडिंग इन इनहेलेशन, सो इन एक्सहेलेशन द थोरेसिक कैविटी विल कॉन्ट्रैक्ट. रिब्स जो हैं वो यहाँ पे नॉर्मल पोजीशन में रिटर्न हो जाएंगे. डायफ्राम जो है वो यहाँ पे डोम शेप का हो जाएगा बिकॉज जब हम एयर को अपने लंग्स से निकाल रहे हैं सो वी आर अप्लाइंग प्रेशर ऑन द डायफ्राम, सो इट विल मूव अप, इट विल बिकम आर्क शेक एंड अल्टीमेटली द वॉल्यूम ऑफ लंग विल डिक्रीज. Now let us move on to the exchange of gases between the alveolus, blood and tissue. किस तरीके से जो ऑक्सीजन है वो हमारे ब्लड वेसल्स एंड टिश्यूज तक पहुंचती है एंड अल्टीमेटली जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका रिलीज कैसे होता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, एयर विच इज रिच इन ऑक्सीजन reaches our alveolus. हमारे एल्वियोलस में जो ऑक्सीजन रिच है एयर वो वहाँ पे पहुँचता है. देन इसके बाद इट एंटर्स इनटू आवर ब्लड.
How does it enter into our blood? It enters into our blood with the help of capillaries. Capillaries के हेल्प से ये एयर जो है वो ब्लड तक जाएगा एंड अल्टीमेटली दिस ऑक्सीजन O2 will bind with HB in our RBC. We all know कि हमारे ब्लड में RBC होता है, तो ऑब्वियसली जैसे ही ऑक्सीजन रिच एयर हमारे ब्लड में पहुंचेगा, सो दिस ऑक्सीजन विल बाइंड विद द हेमोग्लोबिन प्रेजेंट इन आवर RBC एंड देन दिस ऑक्सीजन इज रिलीज्ड इन टिश्यूज. सो दिस वॉज द पाथ ऑफ ऑक्सीजन. किस तरीके से ऑक्सीजन जो है हमारे टिश्यूज तक पहुंचता है. सबसे पहले जो ऑक्सीजन रिच एयर है वो एल्वियोलस में आएगा. देन इट गेट अब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड विद द हेल्प ऑफ कैपिलरीज. देन दिस ऑक्सीजन विल बाइंड विद द हेमोग्लोबिन विच इज प्रेजेंट इन आवर RBC ऑफ ब्लड एंड देन इट अल्टीमेटली गेट रिलीज्ड इनटू द टिश्यूज. सो दिस वॉज द पाथ ऑफ ऑक्सीजन. नाउ लेट अस मूव ऑन टू द कार्बन डाइऑक्साइड. CO2 जो प्रेजेंट होता है हमारे टिश्यूज में, it get released into the blood. Then this CO2 dissolves in the blood. After that, it get absorbed into the blood vessels, also known as capillaries. Then CO2 is released in alveoli and ultimately sent out with help of our nostrils. सो दिस इज़ द होल पाथ ऑफ CO2. लेट मी एक्सप्लेन इट. सबसे पहले जो CO2 हमारे टिश्यूज़ में प्रेजेंट होता है, इट गेट रिलीज इनटू द ब्लड स्ट्रीम. ब्लड स्ट्रीम में वो वहाँ पे जाकर डिजॉल्व हो जाता है एंड अल्टीमेटली हमारे ब्लड वेसल्स में पहुँचता है, कैपिलरीज में पहुँचता है, विच completely binds around the alveoli. जैसे alveoli में रिलीज होता है, then it is ultimately sent out with the help of nostril, because respiration में यही होता है, ऑक्सीजन का intake होता है and CO2 का रिलीज होता है हमारे बॉडी से, because CO2 is a kind of waste product for our body. It cannot be stored for a longer time. Okay, now let us move on to the respiration in plants. सो जो प्लांट्स में रेस्पिरेशन होता है, इट इज़ वेरी सिंपल एज कम्पेयर टू द रेस्पिरेशन इन एनिमल्स. And occurs through gaseous exchange. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द रेस्पिरेशन इन प्लांट. कि रेस्पिरेशन जो है प्लांट में वो बहुत ही सिंपल होता है एंड अल्टीमेटली जो है वो नॉर्मल गैसेस एक्सचेंज के थ्रू हो जाता है. अब ये गैसेस एक्सचेंज जो है वो किस तरीके से होता है प्लांट में, तो सबसे पहले मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जो गैसेस एक्सचेंज है, यानी कि CO2 का जो इनटेक होता है और ऑक्सीजन का जो रिलीज होता है वो स्टोमेटा के थ्रू होता है. स्टोमेटा क्या है? टाइनी पोर्स जो है हमारे लीव्स में प्रेजेंट होते हैं, वो स्टोमेटा होते हैं. सो इसी स्टोमेटा के थ्रू गैसेस एक्सचेंज होता है लीव्स में. अगर स्टेम में बोला जाए तो स्टेम में लेंटिसेल्स प्रेजेंट होते हैं. लेंटिसेल्स आर आल्सो द स्पेशल स्ट्रक्चर प्रेजेंट फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस. दीज आर प्रेजेंट इन स्टेम. स्टोमेटा आर प्रेजेंट इन लीव्स and ultimately there are also respiration which occurs in roots, so it occurs with the general surface. रूट्स का तो गैसेस एक्सचेंज उसके नॉर्मल सरफेस के थ्रू हो जाता है. सो रेस्पिरेशन जो है प्लांट्स में वो बहुत ही सिंपल होता है. इट अकर्स थ्रू गैसेस एक्सचेंज. गैसेस एक्सचेंज के लिए 3 पाथवे है. फर्स्ट ऑफ ऑल इज द स्टोमेटा विच इज प्रेजेंट इन द लीव्स. इट इज द टाइनी पोर्स. लेंटिसल्स आर प्रेजेंट ऑन स्टेम. दिस इज येट अनदर स्ट्रक्चर फॉर गैसेस एक्सचेंज for respiration. And then general surface of roots. General surface is present in the roots for gaseous exchange of oxygen and carbon dioxide. Okay, so this was all about respiration. Students, अगर आपको कोई भी doubt हो then you can comment down below and you can ask. I will try to resolve your query in the next video. And if you like my video, if you understood everything, then please like, share and subscribe to my channel. Okay,
एंड अगर आपको लगता है मैं किसी तरीके से इम्प्रूव कर सकती हूँ अपने वीडियो के लिए तो आप वो भी करो। एंड इफ़ यू वांट योर 1-to-1 प्राइवेट ऑनलाइन ट्यूशंस जिसमें मैं आपको प्रॉपर स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करूँगी, प्रॉपर टेस्ट होगा, क्विज होगा आफ्टर एवरी चैप्टर, सो प्लीज़ कॉन्टैक्ट ऑन द नंबर गिवन बिलो द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एंड ऑल्सो मैं ये जो प्रॉपर है वीडियो रेगुलरली डेली बेसिस पे डालूंगी जिससे कि आपका प्रॉपर सिलेबस जो है कंप्लीट हो जाए बिफोर योर बोर्ड्स एग्जाम। एंड ऑल्सो फ्रॉम द नेक्स्ट वीक मैं 9th क्लास के लिए भी वीडियोज़ डालने वाली हूँ, सो प्लीज़ ट्यून ऑन टू द माई चैनल एंड देन ऑल्सो टर्न द नोटिफिकेशन बेल ऑन, ताकि आपको सारी जो नोटिफिकेशंस है वो जल्दी से जल्दी मिल जाए एंड आपको प्रॉपरली सारे मटेरियल्स मिलते रहें। ओके, थैंक यू, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।